नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप सभी का बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। मित्रों, खेती किसानी में पुरुष और महिलाएं दोनों हमेशा से बराबर के भागीदार रहे, लेकिन कुछ समय पहले तक खेती किसानी में महिलाओं को केवल सहायक का दर्जा मिल पाता था। लेकिन वक्त बदला तो महिलाओं ने भी इस धारणा को बदल दिया कि वे उद्यमी नहीं बन सकती, और आज खेती किसानी जैसे जटिल, मेहनत वाले, श्रम वाले और जोखिम भरे कार्य में भी महिलाएं स्वतंत्रता पूर्वक इस व्यवसाय का संचालन करके सफलता की नई कहानी लिख रही हैं। आज खेती किसानी न केवल बल्कि उससे जुड़े अन्य व्यवसायों में भी महिलाएं सफलता के झंडे गाड़ रही हैं और एक उद्यमी के तौर पर कार्य कर रही हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि खेती किसानी यानी कृषि में कैसे महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ाया जाए, ये क्यों ज़रूरी है, इसमें किस प्रकार की परेशानियां आती है और उनका कैसे समाधान किया जाता है। इसी विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सोनम अग्रवाल। आप सहायक प्राध्यापक हैं और पवारखेड़ा के कृषि विश्वविद्यालय में पदस्थ हैं। सोनम जी, बहुत स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। नमस्कार। और मैम, सबसे पहले जो आज का हमारा विषय है उसी पर हम चर्चा करेंगे कि ये जो विषय है कि कृषि में महिलाओं की उद्यमिता क्यों बढ़नी चाहिए या उन्हें क्यों आत्मनिर्भर होना चाहिए, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपने जो यह प्रश्न पूछा है यह बिल्कुल ही उचित है, क्योंकि आज की इस स्थिति में जब एक महिला किसी भी परिवार का ही नहीं अपितु समाज का भी एक अभिन्न अंग है और इसके बिना समाज की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। इस दौर में जब वह एक मुख्य स्तंभ है किसी परिवार का, वह कई रूपों में अपने रोल अदा कर रही है। कभी एक पत्नी के रूप में, कभी एक माँ के रूप में, कभी एक बिटिया के रूप में, तो कभी एक बहन के रूप में। और यह हर रोल में परफेक्ट होती है। वह अपने बारे में कभी नहीं सोचती, हमेशा अपने परिवार के बारे में सोचती है। और इतना सब करने के बाद भी आज उसे सम्मान और जो बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए समाज में, उसके परिवार में, वो नहीं मिल पाता। ये सब तो ठीक ही है, क्योंकि वह आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होती, अपने पैरों पर खड़ी नहीं होती, तो कई बार उसे ना चाहते हुए भी कुछ अन्याय या उसके साथ हो रहे दुर्व्यवहार को भी सहना पड़ता है। तो आज का यह विषय मैंने इसीलिए चुना ताकि हमारी जो महिलाएं हैं वो कृषि के क्षेत्र में या अन्य किसी क्षेत्र में भी कार्य करके अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। बिल्कुल। सोनम जी, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है या कृषि से, हालांकि कृषि से तो वो जुड़ी हुई हैं परोक्ष रूप से कह सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें प्रत्यक्ष रूप से जोड़ना है और कृषि के क्षेत्र में उद्यमी के तौर पर स्थापित करना है, तो कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहां से महिलाओं को जोड़ा जा सकता है जिसमें ज़्यादा परेशानी ना हो? तो कौन कौन से ऐसे विभाग हैं जिन्हें कहना चाहिए जहां पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए कृषि से जोड़ा जा सकता हो? जी बिल्कुल। हम आज इस दुनिया में बैठे हैं जहाँ हवा और पानी भी बिकता है। अगर कोई एक महिला सोच ले या विचार बस उसके मन में आ जाए कि उसको कुछ करना है, तो वह कुछ भी कर सकती है। अगर हम बात करें खेती, जो हमारे समाज में या पुरातन काल से चला आ रहा है, अगर हम उसकी बात करें तो अगर वो चाहे तो खेती में कार्य कर सकती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर इसके अलावा वो अगर अपने आप को कुछ उद्यमिता की ओर ले जाना चाहती है, कुछ करना चाहती है, तो उसे एक कृषि के अलावा वैल्यू एडिशन की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा। उसे यह देखना पड़ेगा कि उसके चारों तरफ क्या उपलब्ध है। कि मान लीजिए अगर एक महिला है जिसके चारों तरफ उसके गांव में गेहूं की फसल बहुत ज़्यादा है और वो उसमें कुछ करना चाहती है, तो उसे वह या तो आटे के रूप में या तो दलिए के रूप में बेच सकती है। उससे उसको एक व्यवसाय भी मिलेगा और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो भी करने को मिलेगा। फिर और अगर हम उदाहरण दें तो अगर मान लीजिए कि उसके चारों तरफ दालें उपलब्ध हैं, दालें बहुत ज़्यादा मात्रा में लग रही हैं, तो क्योंकि महिलाएं इन सब कामों में बड़ी रुचि से करती हैं, जैसे बरी हुआ, पापड़ बनाना हुआ, तो ये सब काम में वो जा सकती हैं। इससे क्या होगा
कि एक तो उनको जो दाल बेचने से पैसा मिल रहा था, अगर वो बेसन के रूप में भी बेचती हैं तो उनको जो दाल के रूप में पैसा मिल रहा था उससे कई अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छी कीमत मिलेगी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि वो जो छोटे छोटे प्रयास जो वो अपने घर के लिए करती हैं, अगर वे सिर्फ अपने लिए सोच लें एक बार कि उनको कुछ करना है, तो बड़ी पापड़ ये सब करके वो आसानी से कर सकती हैं। और अभी इस समय जो हमारे यहाँ समाज में सोयाबीन से सोया मिल्क, सोया आपका पनीर, इन सब की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो अगर वो ऐसा कुछ और मध्य प्रदेश खासतौर पर सोयाबीन सोया प्रदेश है, हाँ। तो सोया के जो विभिन्न उत्पाद होते हैं उनका भी व्यवसाय यानी महिलाएं शुरू कर सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगी। जैसे अगर मान लीजिए उनके चारों तरफ उद्यानिकी फसलें जैसे आम, अमरूद, अगर ये सब भी लग रहे हैं तो उनसे भी जा सकती हैं कि वे अचार बना सकती हैं, मुरब्बा, जैम, जेली, सॉस की तरफ जा सकती हैं। ये भी उनको अपने जितनी वो मेहनत करेंगी उसकी तुलना में बहुत अच्छी कीमत दे के जाएगा। तो उनको थोड़ा सा हट के सोचना पड़ेगा कि केवल जो पहले था कि महिलाएं हैं तो केवल वो निदाई गुड़ाई या कटाई के समय उनका उपयोग किया जाएगा या उनका यूज़ किया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। महिलाएं पुरुषों से कहीं कोई कम नहीं है और कुछ भी चाहे तो वो कर सकती हैं। ऐसे उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि अगर वो ये सब भी नहीं करना चाहती हैं और उनके आसपास बहुत सारी दालें और अनाज है, तो वो मल्टीग्रेन आटे और दलिए में पहुंच जाएं। तो मल्टीग्रेन आटे और दलिए के लिए लोगों का रुझान अभी बहुत ज़्यादा है। उन्हें कुछ नहीं करना है, इसके लिए उनके चारों तरफ उपलब्ध जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, फिर उसके बाद मक्का, ज्वार और सोयाबीन, इन सबको मिला के एक मल्टीग्रेन आटा। और उसकी आजकल बहुत ज्यादा डिमांड है मार्केट में। बिल्कुल बिल्कुल, अभी लोग अपने हेल्थ के लिए या अपने इसके लिए बहुत ज्यादा जागरूक हैं, तो वो इन सब के लिए बहुत ज्यादा पैसे देने को तैयार है, कीमत देने को तैयार है, कई गुनी कह सकते हैं हम कि लोग कीमत देने को तैयार होते हैं। फिर ये सब चीज़ें जो होते हैं वो महिलाओं के घरों पे उपलब्ध होती हैं, तो उसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा कुछ प्रयास नहीं करने होते हैं और वह इन सब कलाओं में बहुत पारंगत होती हैं। तो इन सब से उनको बहुत ज़्यादा सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं और एक रोजगार तो मिलता ही है। बिल्कुल, हमने देखा कि मूंगफली के छिलके अलग करना, उसमें बहुत ज़्यादा मशीन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो अगर आप छिलके वाली मूंगफली बेचेंगे उसकी कीमत कम रहेगी और उसमें से दाना अगर आप निकाल के बेचेंगे तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो ऐसे कई व्यवसाय महिलाएं कर रही हैं। लेकिन सोनम जी, किस तरह की परेशानियां आती हैं? आपने अगर स्टडी की है इस पूरे विषय पर, तो क्या किन परेशानियों का सामना महिलाओं को करना पड़ता है अगर वो उद्यमी बनना चाहती हैं? तो क्या क्या चुनौतियाँ उनके सामने होती हैं? जी, जब एक महिला अपने घर से निकलती है तो वो कहना चाहिए परेशानियों का बोझा अपने सर पर लेकर निकलती है। अगर कोई एक महिला है वह अपने घर से निकल रही, तो सबसे पहली और जो मुख्य किसी व्यवसाय के लिए ज़रूरत होती है वित्तीय समस्या। क्योंकि महिलाएं जो है हमारे घर में उनके कुछ उनके नाम पर नहीं होता कि अगर वो चाहें कि बैंक में उसको रख कर पैसा ले सके, उनकी जमीन जायदाद उनके पति या उनके घर वालों के नाम पर होती है। तो अगर वो चाहें कि वित्तीय सहायता अगर वो किसी तरह से बैंक से ले सके तो वो भी उनको उपलब्ध नहीं होती। फिर हमारे देश में तो अब तो स्थिति ठीक है, नहीं तो ये स्थिति थी कि महिलाओं के खुद के खाते भी नहीं हुआ करते थे। तो फिर ये समस्या बहुत ज़्यादा थी। फिर अगर हम बात करें तो शिक्षा से संबंधित परेशानियां उनको बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे समाज में शुरू से ही ये रिवाज रहा है कि लड़कियों को पढ़ा के क्या करना है, महिलाएं पढ़ के क्या करेंगी, आखिरकार उन्हें अपने घर ही तो संभालना है, अपने बच्चों को ही तो संभालना है। तो इससे वो कहीं ना कहीं जिस शिक्षा की वो अधिकारिणी थी उससे वंचित रह जाती हैं। और जब वो शिक्षा से वंचित रहती हैं तो एक जो आत्मविश्वास है उसकी कमी होती है, जो लोगों को समझने की शक्ति है, किसी परेशानी का सामना करने की शक्ति है, इन सब में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। फिर बात आती है, अगर कोई हम व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय और जोखिम ये एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर कोई आपको व्यवसाय को सफल बनाना है तो कहीं ना कहीं आपको जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। और फिर हमारी महिलाओं के साथ क्या होता है, जब किसी के पास एक मुट्ठी पैसा है तो वो उसे बड़े संभाल के रखता है कि इसे हमें कहाँ कहाँ उपयोग करना है। तो जब हमारी महिलाएं इसी तरह से होती हैं, उनके पास अगर कहीं से उन्होंने किसी तरह से कुछ पैसा इकट्ठा कर लिया तो वो एक बार किसी बिजनेस में लगाने के पहले 50 बार उस चीज को सोचेंगी कि इस व्यवसाय में कहीं ऐसा ना हो कि उसे कुछ किफायत के साथ नहीं वो चलती। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय ये चीज हो जाती है कि जब आप जोखिम नहीं लोगे तो सफलता बहुत ज्यादा आप सोच नहीं सकते। फिर उसके साथ
उसके पास घर की जिम्मेदारी होती है, जी, हमेशा उसे दोहरी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। अगर कोई महिला घर के बाहर निकल रही है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी ना समझें कि वो घरेलू जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई है। उसे पहले अपने घर, घर का अपने काम करना है, पति, ठीक बात। अपने ससुराल, अपने अगर वो शादीशुदा नहीं है तो अपने घर वालों के लिए अपनी माता की मदद करनी होती है। तो इस समय में अब वो उसके लिए प्राइमरी होता है अपना परिवार। वो पहले अपने परिवार के बारे में सोचेगी, फिर बचे हुए समय में वो अपने घर वालों के बारे में सोचेगी। बिल्कुल। फिर तो ये सोनम जी देखिए, इन समस्याओं से तो महिलाएं जूझ रही हैं, लेकिन फिर भी कई महिलाओं ने इन चुनौतियों को पार करते हुए उद्यमी के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। तो आप उन किसान परिवार की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे वो इन चुनौतियों का सामना करते हुए या फिर इनसे पार पा सकती हैं, और इसका सबसे ज़्यादा फायदा कैसे उस पूरे परिवार को मिलेगा? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो अगर किसी भी परिवार को सफल, अगर अच्छे से वो जीवन यापन करना चाहता है तो कहीं ना कहीं उसके लिए एक पैसा बहुत बड़ी आधार होता है। तो अगर हम पैसे की बात करें तो कहीं ना कहीं महिलाएं अगर अपने घर पे ही रहकर कुछ शुरुआत करती हैं, कुछ वो ऐसा करती हैं जिसमें वो अपने परिवार का भी साथ दे सके, परिवार भी उनका डिस्टर्ब ना हो और उनका कुछ व्यवसाय भी चलते जाए। इस तरह से वो छोटे छोटे, अगर जैसे मैंने बताया कि अगर मान लीजिए वो पशुपालन, जैसे हमारे गाँव में ये माना जाता है कि गाय या भैंस रखना श्रद्धा की बात मानी जाती है, उनकी सेवा करना श्रद्धा की बात मानी जाती है। तो अगर महिलाएं अपने घर पे ही एक गाय भैंस रखी हुई हैं जो उनके ही दूध को अगर वो बाजार में बेच रही हैं तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक आमदनी का स्रोत हो जाता है। बस महिलाओं को कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना है कि जब हमें गाय या भैंस पालना ही है, रखना है, उनकी सेवा करना है, तो हम अच्छी नस्ल की गाय या भैंस लें। तो उससे उनको क्या फायदा होता है कि वो जो हमारा दूध है उनकी मात्रा, गाय जो अच्छी नस्ल की होती है वो 5 से 7 लीटर एक गाय दे देती है। तो इस तरह से वो कहीं ना कहीं अगर जो भी काम कर रही महिलाएं उसको थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से करें। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की, वो प्रोफेशनली करें, प्लस थोड़ा सा उसके लिए वो कोई प्रशिक्षण ले लें। वो किसी तरह का कोई, अगर आसपास उनकी सुविधाएं उपलब्ध हैं तो आजकल सरकार ने बहुत ज्यादा आपके लिए प्रशिक्षण के लिए संस्थान बना के रखे हुए हैं। तो उससे संबंधित कुछ प्रशिक्षण लेके उसको व्यवसाय की तरह करना चाहें, ना कि एक जो महिलाओं में होता है ठीक है हो जाएगा, ये तो सिर्फ शौक है, तो शौक को अपने व्यवसाय में बदल दें वो, तो वो कहीं ना कहीं सफल हो सकती हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। बिल्कुल, जैसे सोनम जी ने बताया, कई बार देखिए ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं, आप घर में बड़ी पापड़ अचार तो बना ही रही हैं, लेकिन अगर आपके पास कच्चा सामान उपलब्ध है और घर में अगर खेती हो रही है तो उससे बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती है। ठीक है ना सोनम जी? जी, तो उसी चीज़ को आप विस्तृत रूप दे दें, उसको बड़ा आकार दे दें, आप अपनी पैकेजिंग करने लगे, खुद मार्केटिंग करने लगे, तो बस आप उद्यमी बन गए। ठीक है ना सोनम? तो इसी चीज़ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाई कि ये प्रशिक्षण महिलाओं को कब किस तरीके से लेना चाहिए और कहाँ पर ये सुविधाएं मिलती हैं और किन किन चीज़ों का प्रशिक्षण हासिल किया जा सकता है। अगर प्रशिक्षण की बात करें तो आज सरकार ने हर क्षेत्र में जहाँ भी महिलाएं अगर कुछ करना चाह रही हैं तो प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं कर रखी हुई हैं। बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं जो स्पेशली महिलाओं को प्रशिक्षण देती हैं और उन्हें उद्यमिता की ओर ले जाने का प्रयास कर रही हैं।
फिर हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। और जहाँ तक आपने बात की कि महिलाएं कैसे उसको वृहद रूप में जी, ले जी, जाएं, जी, जी। तो वृहद रूप में ले जाने के लिए महिलाएं अपना एक समूह बना सकती हाँ, हैं, जैसे हाँ। स्व सहायता समूह है, या फिर वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकती हैं। और भी अगर वो बड़े रूप में चाहती हैं तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकती हैं, जहाँ पर वो एक प्रदेश में ही सीमित नहीं रह जाएंगी, एक से ज़्यादा प्रदेश में अपना जो भी वो बना रही हैं उसका प्रचार प्रसार कर सकती हैं, उसे बेच सकती हैं और ज़्यादा लाभ कमा सकती हैं। एक सोच ये आती फिर मन में सोनम जी कि अगर कोई महिला अपने परिवार में ही ये व्यवसाय करे तो पूरा मुनाफा उसे मिलेगा, लेकिन अगर समूह बना करके वो इस काम की शुरुआत करती हैं तो उससे और ज्यादा क्या फायदा होगा? जी बिल्कुल। अगर हमने सदा ही सुना है कि संगठन में शक्ति होती है, आप अपने परिवार में कर सकते हैं, पर आपके पास उतने संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे। जब आप 4 लोग मिलके करेंगे तो 4 लोगों के संसाधन जुड़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपको अगर कुछ बनाना है, उसके लिए कच्चे माल की अगर ज़रूरत है तो आप अपने लिए लेना चाहेंगे तो आपको बहुत कम मात्रा में उसकी ज़रूरत होगी, तो आप चाहेंगे कि आसपास के बाज़ार से हम उसे ले लें। तो उस समय ये समस्या आएगी कि आपको जिस मूल्य में मिल रहा है आपको उस मूल्य पे लेना पड़ेगा। पर अगर वही हम एक ग्रुप में ले रहे हैं, एक समूह में ले रहे हैं, जी, तो हम थोक में बाहर से ला सकते हैं जहां पर उसको सही भाव मिलेगा हमको। तो इस तरह से हमारा जो कॉस्ट है, वो हमारा जो मूल्य है, जब हम रॉ मटेरियल का मूल्य अगर हमारा कम हो जाता है तो हम कहीं ना कहीं अपने आप एक यानी कदम लागत कम हो सफलता गई तो मुनाफा बिल्कुल। बढ़ेगा ही। अगर हमारी लागत कम हो रही है तो हम सफलता के और एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गए हैं। और उसके अलावा अगर कोई जोखिम होती भी है तो वो भी डिवाइड हो जाएगी, हाँ, बढ़ हाँ, जाएगी वो, बिल्कुल, क्योंकि मान बिल्कुल। लीजिए 8-10 महिलाएं हैं, अब सबने मिलकर थोड़ी थोड़ी पूंजी लगाई है, और मान लीजिए वैसे तो मुनाफा पूरे तरह से होता ही है, लेकिन अगर मान लीजिए कभी कुछ नुकसान भी हो तो वो सब में बढ़ बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल। जी, और इसके साथ ही साथ महिलाएं फिर उसको पैकिंग कर सकती हैं, अपना कुछ नाम दे सकती हैं, जो सिर्फ जैसे अगर हम एक उदाहरण दें तो लिज्जत पापड़ जी, है, जी, जी। जो कि एक स्व सहायता समूह बनाकर ही महिलाओं ने शुरू किया था, पर आज शायद मुझे नहीं लगता कि कोई लिज्जत पापड़ के नाम से अनजान होगा। तो इस तरह से अगर वो समूह में आती हैं तो अपना एक नाम दे सकती हैं, अपना एक अलग पहचान बना सकती हैं, तो ये उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। फिर उसके बाद होता है कि ट्रांसपोर्टेशन या यातायात में जो परेशानियां होती हैं, जब चीज़ ज़्यादा मात्रा में होती है तो हम उसे दूर जहाँ पे उसकी ज़रूरत है वहाँ बेच सकते हैं। क्या होता है, गांव में तो हर महिला अपने लिए कर सकती है, बड़ी पापड़ इसकी ज़रूरत किस महिला को होती है, पर यही ज़रूरत कहाँ होती है, शहरों में, जहाँ महिलाएं व्यस्त हैं और अपने जो दिन के कार्य हैं उसे टाइम नहीं निकाल पा रही। तो जब उनको घर का बना हुआ ऐसा कुछ शुद्ध चीज़ मिलती है तो वो उसके लिए ज़्यादा चाहती हैं और उसके लिए कुछ भी कीमत देने को तैयार होती हैं। तो ये अगर सब समूह में कर रहे हैं, एक कोई प्रॉपर नाम दे रहे हैं, उसको ब्रांड दे रहे हैं, हाँ आपका कोई ब्रांड होगा तो लोग उसको मतलब बहुत अच्छे से बहुत अच्छी कीमत में लेंगे, और आपका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपको फिर एक कदम सफलता की तरफ ले जाएगा। बिल्कुल। मैम ये जानना चाहेंगे किस तरह की सहायता मिल सकती है अगर महिलाएं उद्यमी के तौर पर इस व्यवसाय की शुरुआत करना चाहती, कृषि या उससे जुड़े व्यवसायों की शुरुआत करना चाहती है, तो किस तरह का सपोर्ट मिल सकता है? जी बिल्कुल, हमारी सरकार बहुत ज़्यादा इसके लिए प्रशिक्षण, एक अगर हम कोई भी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो मुख्य 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला है प्रशिक्षण और दूसरा है कि वित्तीय सहायता। जैसे हमने बताया जो मुख्य परेशानियां होती हैं, तो अगर हम चाहें तो प्रशिक्षण वो ले सकती हैं। हमने जैसे बताया पहले भी कि कृषि विज्ञान केंद्र हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं, कृषि विद्यालय जहाँ पर महिलाओं को इस तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं कि वे आत्मनिर्भर बने। 1 महीने, 2 महीने, 3 15 महीने, दिन 15 दिन के भी हो सकते हैं। और इसके अलावा कई तरह का लोन भी मिल सकता है। बिल्कुल, वित्तीय सहायता है, बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। आजकल तो हर बैंक महिलाओं को लोन दे रहा है, तो इस तरह से उनको वित्तीय किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो कुल मिलाकर उम्मीद कर सकते हैं हम, देखा अपने किसान भाई और बहनों की भाई महिलाएं जो हैं वो खेती किसानी से जुड़ी तो हैं, लेकिन अगर उसी के सह उत्पाद का वो व्यवसाय करें, एक नई शक्लें उन्हें दे, एक व्यवसाय के तौर पर, उद्यमी के तौर पर वो अपनी जो है खुद को स्थापित कर सकती हैं, और इससे न केवल परिवार की आय बढ़ेगी बल्कि महिलाओं का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इतनी अहम जानकारियाँ हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। तो किसान भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। चलते चलते आप देखिए खबरें खेती की। नमस्कार।
नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हाईटेक हॉर्टिकल्चर, लहसुन की खेती, बकरी पालन में आवास व्यवस्था, खाद्यान्न विषाक्तता से पशुओं को बचाएं, लाभकारी जीवाणु खाद। अब खबरें विस्तार से। हाईटेक हॉर्टिकल्चर सफलता की कुंजी। बागवानी का आधुनिक तकनीकी रूप, जिसे आमतौर पर हाईटेक हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, इसी का प्रभाव है कि आज टिश्यू कल्चर, जीन इंजीनियरिंग, जैव प्रौद्योगिकी, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस तकनीकी, माइक्रो प्रोपोगेशन या सूक्ष्म प्रबंधक, समेकिती, नाशी जीव प्रबंधन तथा फलों, सब्जियां एवं फूलों का आधुनिक तकनीकी से परीक्षण जैसी विधियों का प्रयोग कर सकते हैं तथा बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों को पैदा करके विश्व व्यापार संघ में अपनी फिर से धाक जमा सकते हैं। बागवानी का यही आधुनिक रूप ही उन्नत बागवानी के नाम से जाना जाता है। यही आज हमारे देश के लिए सफलता की कुंजी है। हाईटेक विधि द्वारा सब्जी उत्पादन भी काफ़ी लाभदायक होता है। स्वयं परागण वाली सब्जियों जैसे मटर, मेथी, सेम, बाकला, टमाटर, बैंगन, मिर्ची, लोबिया, ग्वार जैसी सब्जियों की उन्नत बीज थोड़ी सी जानकारी के साथ सभी किसान अपने पॉली हाउस में उगा सकते हैं। पर परागण वाली सब्जियां जैसे कद्दू, वर्गीय जैसी लौकी, तोरई, करेला, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, टिंडा आदि, फूल गोभी, गांठ गोभी, मूली, शलजम, गाजर, प्याज, पालक, ब्रोकली तथा संकर किस्मों के बीज हमारे पढ़े लिखे किसान थोड़ी सी जानकारी एवं परीक्षण लेकर सफलतापूर्वक पैदा कर सकते हैं। उन्नत तरीके से लहसुन की खेती। लहसुन भूमि के नीचे तैयार होने वाली फसल है। इसकी वृद्धि हेतु पर्याप्त नमी तथा हवा का संचार होना आवश्यक है। मृदा भुरभुरी होनी चाहिए तथा उचित जल निकास की व्यवस्था हो। साथ ही मृदा किसी प्रकार के विकार से पीड़ित नहीं होनी चाहिए। भूमि की तैयारी के लिए एक गहरी जुताई कर 2 से 3 हल्की जुताइयां करें और पाटा लगाकर खेत को समतल लें एवं सिंचाई की सुविधा अनुसार खेत को क्यारियों में बांट लेना चाहिए। लहसुन की प्रमुख उन्नत किस्में यमुना सफ़ेद G1, यमुना सफ़ेद 2, G50, यमुना सफ़ेद 3, G242, यमुना सफ़ेद 4, G223, एग्रीफाउंड वाइट G41, गोदावरी सलेशन 2 है। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 2 से 4 क्विंटल कलियां की आवश्यकता होती है। कलियों को 2 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर कतारों में बोना चाहिए। 15 से 10 सेंटीमीटर पौधों के बीच दूरी रखनी चाहिए। बकरी पालन में आवास व्यवस्था। बकरियों से उत्तम गुणवत्ता युक्त मांस एवं दूध प्राप्त करने के लिए आवास व्यवस्था उत्तम होनी चाहिए। आवास एवं खुली दोनों प्रकार की जगहों को उपलब्ध करना चाहिए। ढकी छत से बकरियों का धूप, ओस व वर्ष से बचाव हो सके एवं खुले बाड़े में बकरियां आराम तथा व्यायाम कर सकें। कुल आवासीय क्षेत्रफल का 1/3 हिस्सा ढका व 2/3 खुले बाड़े के रूप में देना चाहिए। बकरियों के आवास पूर्णतः हवादार होना चाहिए। आवास पूर्व पश्चिम दिशा में बनाए एवं छत सीमेंट, छप्पर, खपरेल, ईस्ट वेस्ट एवं लोहे की नालीदार चादरों को बनाई जा सकती है। आवास का फर्श सामान्यतः मिट्टी का होता है, लेकिन समय समय पर विशेष तौर से वर्षा ऋतु के पहले गुड़ाई का ऊपरी परत को बदलकर चूने का छिड़काव करना चाहिए। बकरी आवासों को सामान्यतः ऊंचे स्थानों पर बनाएं ताकि बरसात के पानी का जल भराव ना हो। हवा के समुचित आवागमन हेतु 2 बकरी आवासों के बीच में 8 मीटर का अंतर होना चाहिए। खाद्यान्न विषाक्तता से पशुओं को बचाना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए पशुओं को कम बढ़ी हुई ज्वार, बाजरा, चरी की फसल नहीं खाने दें। बोने या सुखाकर ऐंठ हुए पीले मुरझाए पौधों को चारे के रूप में उपयोग ना करें। चारा उपचारित करने हेतु लाई गई यूरिया एवं यूरिया का घोल को पशुओं की पहुंच से दूर रखें। उपचारित चारे को थोड़ी थोड़ी मात्रा में आहार के साथ देते हुए 8 से 10 दिन में पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपचारित चारा दें। 6 माह से कम उम्र के एवं अवस्था पशुओं को यूरिया उपचारित चारा ना खिलाएं। पशु में खाद्यान्न विषाक्तता के लक्षण प्रकट होने पर तुरंत ही निकटतम पशु चिकित्सक से संपर्क कर पशु का उपचार करावें। लाभकारी जीवाणु खाद्य। जीवाणु खाद्य का फसल उत्पादन में प्रयोग कई प्रकार से किया जा सकता है। बीज उपचार द्वारा आवश्यकता अनुसार पानी में 150 ग्राम गुड़ 1 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर गर्म करें।
इसे ठंडा कर इसमें जीवाणु खाद्य के 3 पैकेट एवं हेक्टेयर क्षेत्र हेतु घोलें। अब इस घोल को 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए आवश्यक बीज की मात्रा पर छिड़कते हुए हल्के हाथ से बीजों को पलटते जावें, जिससे बीजों को ऊपर जीवाणु खाद्य की एक बारीक परत चढ़ जाए। अब बीजों को किसी छायादार स्थान पर सुखाकर शीघ्र ही बुआई करनी चाहिए। जड़ों के उपचार द्वारा फल सब्जियों में एवं अन्य पौधों की जड़ों को रोपाई से पूर्व जीवाणु खाद्य को नम मिट्टी में अच्छी प्रकार से मिलाकर पूरे खेत में सायंकाल छिटक कर सिंचाई कर देनी चाहिए। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही और आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार।